नमस्कार मित्रों, डिकोड एग्ज़ाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले जो क्लास था उसमें पहले ही चर्चा कर चुके थे कि नदियों का अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका एक पार्ट प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और आज सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को हम लोग समझेंगे, इसको देखेंगे। तो एक बड़ा क्वेश्चन मेरा ये था, जब हम लोग पहले लेक्चर की शुरुआत किए थे तो उसमें मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आखिर ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को एक साथ हम लोग क्यों रखें। इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं कि ये उद्गम स्थल के आधार पर जब नदी तंत्र का वर्गीकरण किया गया तो हम लोग देखेंगे कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द मानसरोवर झील के आसपास से है। और पहले कक्षा में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इन नदियों को इंडो ब्रह्म नदी तंत्र भी कहा जाता था, लेकिन यह शिवालिक श्रेणी के उत्थान के साथ जैसे ही अरावली का विस्तार होता है, इनकी ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा बदल जाती है और इसके पश्चिम से बहने वाली जो नदी थी सरस्वती, वैदिक वेदों के अनुसार, वैदिक मान्यताओं के अनुसार वो नदी सूख गई। तो कहीं ना कहीं यदि उद्गम एक जगह है तो हम लोग इन नदियों को एक जगह रख करके ही पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी को एक साथ रखा था। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। अब भारत का अपवाह तंत्र भाग 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां। देखिए, यहाँ जो आपके साथ हम लोग चर्चा में शामिल हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग डिकोड एग्जाम की पूरी टीम ने आपके लिए एक जो मटेरियल तैयार किया, उस मटेरियल में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से राइज किए जाते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो डिकोड एग्जाम की टीम को आपकी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबकी तरफ से और डिकोड एग्जाम की तरफ से एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है, किसी भी नदी को जब हम लोग लेकर के चलते हैं तो उसमें उसका उद्गम कहाँ से उसकी शुरुआत होती है और कहाँ जा कर के मिलती है। उद्गम और संगम को एक साथ रखेंगे। क्वेश्चन का सिक्वेंस पहले बना लिया जाए कि उद्गम और संगम दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी, इस दूरी को हम लोग रखेंगे। और इस रास्ते में पड़ने वाले, जैसे आप और हम कहीं निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो अपने घर से अपने डेस्टिनी तक जाने के क्रम में कितने किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे, कहाँ कहाँ हम रुकते हैं, ये हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जिस ट्रेन से या जिस कन्वेंस से, जिस साधन से हम चलते हैं, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभी जब हम अपने साधन से जाते हैं तो भी हम लोग इसका रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन नदियों के सिलसिले में हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमको ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, ये सार्थक है। तो इसको अपनी यात्रा से जोड़िए कि एक सिंधु नदी के रूप में आप स्वयं हैं और आपका उद्गम, आप अपने घर से निकलते हैं और अपने डेस्टिनी तक पहुँचते हैं, तो आपका उद्गम क्या होना चाहिए और आपका डेस्टिनी क्या होना चाहिए, ये दोनों सिंधु नदी के रूप में आपको पता होगा। दूसरा, आपकी कुल दूरी कितनी होगी और आप अपने गृह जनपद में, आप अपने क्षेत्र में कितना टहल रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके रास्ते में कहाँ कहाँ से मोड़ आते हैं, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। बीच में कौन कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो और रास्ते में यदि कहीं विवाद हो गया, जैसे सिंधु जल समझौता है, तो वहाँ संधि कैसे हुई, इसको हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो चूंकि भारत में नदियों का जो वर्गीकरण किया गया था, हम लोग पहले लेक्चर में देखे कि उद्गम के आधार पर अपवाह तंत्र का वर्गीकरण किया गया। ये वर्गीकरण कैसे था, तो हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्व वाहिनी मुख्य नदियाँ, पूर्व वाहिनी अपवाह तंत्र और पश्चिम वाहिनी अपवाह तंत्र।
तो इसमें जो हमारी नदियां आती हैं पूर्व वाहिनी में महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, पन्नार और कुछ छोटी नदियां भी आती हैं, बैतरणी, ब्राह्मणी और पालार। पश्चिम वाहिनी मुख्य नदियों को हम लोग देखते हैं जो अरब सागर में जाकर के मिलती हैं, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी। अन्य छोटी नदियों में कालिंदी, शरावती, भरतपूजा और पेरियार। यह हमारा अपवाह तंत्र का वर्गीकरण रहा। अब चूंकि पहले लेक्चर में हम लोग विस्तार से पढ़े हैं, काफ़ी बढ़िया से पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग समझे हैं, तो आज के लेक्चर का जो हमारा विषय है हम लोग अब उसमें प्रवेश करें, विषय वस्तु में प्रवेश करें। हम लोग देखेंगे कि उद्गम कहाँ है। तो उद्गम के लिए क्या यह परिभाषा उचित नहीं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल ट्रांस हिमालय में स्थित कैलाश श्रेणी के, ट्रांस हिमालय एक शब्द, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास स्थित चेमांग यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। मतलब यदि यह पूछा जाए कि किस हिमालय से निकलती है और हिमालय के वर्गीकरण का स्वरूप दे दिया गया आपके सामने, तो ट्रांस हिमालय वहां हमारा होगा। किस पर्वत से निकलती है तो पर्वत श्रेणी कैलाश। किस झील से निकलती है तो मानसरोवर झील। और किस ग्लेशियर से निकलती है तो चेमांगयंगडुंग ग्लेशियर। इसके साथ एक चीज और हम लोग देखेंगे कि इसके विषय में 1930 में स्वामी प्रणवानंद ने हमें बताया, और इसका डेस्टिनी क्या है, इसका संगम क्या है, तो अरब सागर में। अब ये भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, यहाँ से ये सिंधु नदी चलती है और प्रवेश करती है ऐसे। तो इस प्रवेश द्वार को हम लोग दम चौक के नाम से जानते हैं। वर्तमान में नक्शा बदल चुका है, तो आप लोग यहाँ करेक्ट कर लें। पहले यदि आप लोग दम चौक को जम्मू कश्मीर में करते थे तो नक्शा देख करके आप देख लें कहीं कैलाश ये लद्दाख में तो नहीं। अब राज्य पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्य हो गए। आप कहीं पढ़ते होंगे तो ये आपको पढ़ने में आता होगा कि नहीं, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के केवल एकमात्र लेह जिले से होकर के गुजरती है। तो अब वहाँ हमको करेक्ट करना पड़ेगा ना, वहाँ हमको दुरुस्त करना पड़ेगा कि अब ये जम्मू कश्मीर यहाँ हम लिखेंगे कि लद्दाख लिखेंगे, आप हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन ये दमचौक से भारत में अब सिंधु नदी प्रवेश करती है। और चूंकि सिंधु नदी को हम लोग देखते हैं तो ये ऐसे ही मतलब ट्रांस हिमालय से ही बह रही है। जब ट्रांस हिमालय से बह रही है तो यहाँ समानांतर आ करके यहाँ ये एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ से ये पहाड़ों से नीचे उतरती है और इस गार्ज, ये जगह का नाम है बुंजी। और ये जो गार्ज है आप समझ सकते हैं कि जब पानी को एक फोर्स से जितनी ऊंचाई से हम नीचे की तरफ गिराते हैं उसकी गति और उसमें उसका जो बल होता है उतना ही तीव्र होता है। तो ये गहरे महाखड्ड के रूप में इसका निर्माण होता है और उसका नाम है सिंधु गार्ज। इसकी गहराई 5181 मीटर है। 5181 मीटर इसकी गहराई है सिंधु गार्ज की। अब यहाँ इस गार्ज के निर्माण के बाद इस गार्ज से सिंधु नदी अब आगे बढ़ती है। जैसे ही ये आगे बढ़ती है यहाँ पहुँचती है और यहाँ के बाद ये चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मतलब भारत में ये प्रवेश करती है दमचौक के पास, दमचौक से, और भारत से जब बाहर निकलती है पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो उस जगह का नाम है चिल्लास, वहाँ ये प्रवेश करती है। और इसके बाद ये अपनी रेखा के साथ अरेबियन सी में आकर के मिलती है निर्धारित दिशा के साथ। तो यहाँ इसकी पूरी डेस्टिनी को हम देखेंगे कि ये उद्गम से लेकर के ये संगम तक इसकी पूरी डेस्टिनी कितनी है। तो कुल लंबाई इसकी है 2880 किलोमीटर। लेकिन दमचौक से चिल्लास के बीच में जो भारतीय एरिया है, जो भारतीय क्षेत्र है, उसमें इसकी कुल लंबाई कितनी है 1114 किलोमीटर। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत से इसमें जो सहायक नदी मिलती है वो एकमात्र सहायक नदी जो भारत से निकल करके सिंधु नदी में मिलती है वो एकमात्र सहायक नदी चिनाब है। अभी हम लोग देखेंगे कि चिनाब कैसे, आपके दिमाग में कई प्रश्न हो रहे होंगे, उसको हम लोग समझेंगे।
लेकिन यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यदि जिज्ञासा है आपकी जगी है तो मैं अपने प्रयास में सफल हूं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर 5181 मीटर गहरा गार्ज बनाती है, जिसे सिंधु गार्ज भी कहते हैं। अब जब ये हम लोग देखें तो इसकी सहायक नदियों के भी विषय में हम लोग देख लें कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। तो सहायक नदियों को हम लोग देखेंगे कि ये दाएं से कौन नदी मिल रही है, बाएं से कौन कौन नदी मिल रही है। पहले यहाँ आप देख लें कि कौन कौन सी नदियां हैं, फिर हम लोग मैप पर देखेंगे कि किस तरह से ये मिलती है और किस तरह से दाएं और बाएं को। इस क्लास के बाद जब आप अपने मैप को उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको कैसे आसानी होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। बाईं ओर से जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं वो पंचनद। पंचनद क्या है? सतलज, ब्यासा, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, बहे, पंजाब, ये पंचनद है। पंचनद का ये एरिया है, मतलब 5 नदियों का प्रदेश। तो ये 5 नदियां कौन कौन? सतलज, ब्यासा, रावी, चिनाब, झेलम, सिंध, ये सिंधु नदी में जाकर के मिलती। तो ये पंचनद कहाँ आकर के मिल रही हैं? तो ये मिठानकोट में आकर के मिल रही हैं। ये नदियां मिठानकोट में आकर के मिलती हैं। इसके अलावा जास्कर, स्यांग, हुंजा, शिगार व गिलगिट। जास्कर, हुंजा, स्यांग, शिगार व गिलगिट, ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। दाईं ओर से जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? काबुल और काबुल की, चूंकि काबुल एक मुख्य नदी है, इसकी कई सहायक नदियां। ये काबुल कहाँ आकर के मिलती है? अटक के पास। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो पंचनद हैं वो मिठानकोट में आकर के मिलती हैं, और दाईं ओर से जो काबुल आकर के मिलती है वो अटक के पास मिलती है। इसके अलावा और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं दाएं ओर से मिलने वाली? श्योक, कुर्रम, तोची, बिहोवा, संगम और गोमल। कुल सहायक नदियों की हम बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगिट। इसका कुल जल संग्रहण क्षेत्रफल कितना है? 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल जल संग्रहण क्षेत्र है। लेकिन जैसे हम लोग इसके पहले देखे कि इसकी कुल लंबाई इतनी है, लेकिन भारत में इतनी लंबाई है, तो भारत में इसका कुल जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। अब जरा एक निगाह हम लोग नदियों पर मार लें। दाएं और बाएं का जो कॉन्सेप्ट है इसको देख लें। यहां से आप चलते हैं, यहां एकदम निश्चित रूप से आप अपने आप को स्थापित करिए कि आप यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है और आप ऐसे चल दिए, ऐसे आप चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये आकर के, ये किधर से आकर के मिलेगी? आपके बाएं से आकर के मिल रही है। पहली नदी आकर के आपके बाएं से जो मिल रही है वो जास्कर, और इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक इधर से आकर के मिल रही है, ये दाहिने से मिल रही है श्योक, इसे शोक नदी भी कहते हैं, श्योक। आगे हम लोग पहले दाएं से देख लें तो यहाँ जास्कर का मिलन हुआ। अब इसके बाद आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं ये आकर के मिल रही है, और ये पंचनद। ठीक, दाएं से हम लोग देखते हैं गोमल, तोची, काबुल और ये गिलगित। तो इस तरीके से इसकी सहायक नदियां हम लोग मैप में देखें। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि सिंधु नदी तंत्र का, नदियों को तो हम लोगों ने मैप में देख लिया। हाँ, दूसरी चीज कि चेनाब, एकमात्र चेनाब नदी ही भारत से जाकर के मिलती है, सतलुज भी निकलती है। तो एक बार जरा इसको हम लोग देख लें कि कैसे। तो ये चेनाब नदी भारत में यहाँ चंद्रा और भागा, हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर ये आती है, और यहाँ से ये चंद्रा और भागा दो नदियों के रूप में, दो धाराओं के रूप में ये आकर के यहाँ मिलती है ऐसे। और यहाँ से चूंकि ये भारत से निकल रही है तो अब यहाँ से ये शुरू होती है चेनाब, और ऐसे ये आगे बढ़ती है। अब बात आती है कि इसकी तो और भी कई सारी नदियाँ हैं। तो चेनाब को हम देखेंगे कि चेनाब में कौन कौन सी नदी आकर के मिल रही है, जबकि सतलज नदी का
विस्तार यहाँ भारत से, सतलज नदी का जो उद्गम है राकसताल वो भारत से बाहर है, और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। जब शिपकिला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश कर रही है, इसका मतलब कि ये भारत से बाहर है, भारत से ये प्रवेश करती है और भारत से हो करके बहती है, लेकिन उद्गम इसका भारत में नहीं है। जब उद्गम इसका भारत में नहीं है तो उद्गम किसका भारत में है? चेनाब नदी का। चंद्रा और भागा से इसकी शुरुआत होती है और यहां से ये निकल के आगे बढ़ती है यहां पे। अब यहां हम देखेंगे कि ये रावी नदी, रावी नदी कहां आकर के मिल रही है? चेनाब में। झेलम वितस्ता प्राचीन काल की कहां आकर के मिल रही है? यहां चेनाब में। ये ब्यास नदी आकर के यहां सतलज में मिल रही है। तो अब आप हमें बताएं कि यह स्पष्ट हुआ कि चेनाब नदी झेलम वितस्ता के साथ और सतलज नदी ब्यास नदी के साथ मिठानकोट में मिलती है। यह स्पष्ट हो गया। अब जब इन चीज़ों को हम देखें तो इसको एक तरीके से हमें देखना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा कि उद्गम, संगम और किलोमीटर, ये सारी चीज़ें जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये पढ़ने का जो तरीका है उसको एक नोट्स के रूप में हम लोग अब यहाँ देखते हैं। ऐसे यहाँ नदियों के नाम और नदियों के प्राचीन नाम, उद्गम, संगम या निकास, सहायक नदियाँ, नगर और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इस पर एक नोट्स है। विस्तृत रूप से इसको हम लोग देखेंगे एक पेज में। पूरा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है पहले ही हम लोग चर्चा किए। तो देखिए इसमें 4 फैक्ट हैं। ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वत के नज़दीक यदि झील पूछता है तो मानसरोवर झील बताएंगे, और यदि ग्लेशियर पूछता है तो चेमांग यंगडुंग ग्लेशियर बताएंगे। निकास कहाँ है इसका? इसका संगम है कराची के नज़दीक अरब सागर में, लेकिन यह भारत में प्रवेश दमचौक से करती है। और कहाँ से इसका निकास है? और चिल्लास से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जस्कर, सयांग, सिगार और गिलगिट। नगर कौन कौन से हैं? सखूर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, ये पाकिस्तान में। सिंधु नदी पर आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी पर्टिकुलर सिंधु नदी पर एक भी परियोजना नहीं है, लेकिन इसकी सहायक नदियों पर परियोजनाएं हैं। तो कुछ परियोजनाओं को हम लोग देखेंगे। सतलज नदी हम लोग मैप में देखें कहाँ से शुरू होती है। इसका प्राचीन नाम शतुद्री भी है, और यह राकसताल झील मानसरोवर के निकट से ही निकलती है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में ये ब्यास नदी से मिलती है, और मीनकोट के निकट ये सिंधु नदी में मिलती है। ब्यास और सतलज का जो संगम है वो कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में है, और ये सिंधु नदी में जाकर के कहाँ मिलती है? मिठनकोट में। इसकी सहायक नदियाँ तिप्ती और वास्पा हैं। लुधियाना, फिरोजपुर, बहावलपुर ये नगर हैं। भाखड़ा, नंगल, गोविंद सागर, नाथपा, झाकरी बांध और कोल बांध, इस नदी पर मुख्य परियोजनाएं हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। झेलम या बितस्ता कश्मीर के बेरीनाग झरने से शेषनाग, पीर पंजाल पहाड़ी, पीर पंजाल पहाड़ी में पहाड़ी से यह निकलती है, और ये कहाँ मिलती है? त्रिमु के निकट चिनाब नदी में जाकर के मिलती है, त्रिमु के पास। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो किशनगंगा, लिद्दर, करबेश और पूंछ। नगर कौन सा है? श्रीनगर। एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ उछालता हूँ, ये किस झील में मिलती है? उस झील का नाम, श्रीनगर के पास जो प्रसिद्ध झील है उस झील का नाम आप हमें कमेंट में बताएं। और परियोजना कौन सी है? किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चेनाब, जिसको अस्किनी के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ये कहाँ से निकलती है? तो लाहौर में बारा लापचा दर्रे के विपरीत चंद्रभागा नदी, अभी हम लोग देखे थे। त्रिमु के निकट ये भी झेलम में मिलती है। रावी, चंद्रभागा इसकी सहायक नदियां हैं। परियोजना कौन कौन सी है? सलाल बांध, दुलहस्ती और बगलिहार बांध, ये इसकी परियोजनाएं हैं। रावी, जिसे पुरुषणी या इरावती भी कहते हैं, हिमाचल के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और झांग जिले की सीमा पर यह चिनाब में जाकर के मिलती है। नगर कौन कौन से हैं? लाहौर और चंबा मुख्य परियोजना थीन बांध। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ब्यास या बिपाशा रोहतांग दर्रा से निकलती है। हरिके के पास ये सतलज में मिलती है। पार्वती, सेंज तीर्थन, उहल
ये इसकी सहायक नदियां हैं। नगर है मंडी, पोंग व हरिके बांध, इस पर प्रमुख परियोजना है। अब सिंधु नदी तंत्र पर जब कोई परियोजना नहीं है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु नदी के बीच में जो विवाद है उस पर एक वो क्या है, तो विवाद की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंधु नदी को पढ़ रहे हैं तो इसके जल विभाजन की हम लोग बात करेंगे। इस पर जो समझौता हुआ उसकी हम बात करेंगे। तो 1959 में जो IBP इंडस बेसिन प्लान जो बना था, सिंधु नदी बेसिन सलाहकार बोर्ड विश्व बैंक के द्वारा बनाया गया 1959 में, और 19 सितंबर 1960 को रावलपिंडी में सिंधु जल समझौता हुआ, जिस पर कि अयूब खान और हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच हुआ। और इस जल समझौते के अनुसार देखिए, एक बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, जो परसेंटेज निकाल दिया जाता है कि इतना परसेंट इसको, इतना परसेंट उसको, अक्सर उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए उस परसेंटेज को दूर करके जो मूल रूप से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसको किस तरीके से पढ़ेंगे इस समझौते के आलोक में। जो समझौते का स्वरूप है, समझौता क्या कहता है, IBP समझौता क्या कहता है, सिंधु जल समझौता क्या कहता है कि पूर्वी नदियों का पानी भारत तथा पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। चलो ठीक है, जो पूर्वी नदियां हैं उसका पानी भारत यूज करेगा, जो पश्चिमी नदियां हैं उसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, तो भारत ब्यास, रावी तथा सतलज नदियों का पानी निर्बाध रूप से उपयोग करेगा, उपभोग करेगा, और पाकिस्तान सिंधु, झेलम तथा चेनाब। अब इसमें 20-20% का बंटवारा है। लेकिन आप जब अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बनाएंगे कि भारत ब्यास, रावी तथा सतलज के पानी का इस्तेमाल करता है, तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम रूप से पानी का इस्तेमाल भारत करेगा। और जब ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहेगा तो जो परसेंटेज का चक्कर जो भूल जाता है अक्सर, वो नहीं भूलेगा। इसलिए हम उसकी अमूर्तता से बाहर निकल करके हम डिकोड की टीम ने आपकी सुविधा के लिए केवल इतनी चीज़ों को शामिल किया। अब चूंकि सिंधु नदी का बेसिन विस्तृत है तो दोआब भी होंगे। दोआब का अर्थ यह होता है दो नदियों के बीच की भूमि, उसको दोआब कहते हैं। कौन कौन से दोआब हैं, तो पूरे सिंधु नदी तंत्र को, सिंधु बेसिन को हम लोग अब दोआब में बांटेंगे। पहला सतलज और ब्यास नदियों के बीच में, सतलज और ब्यास के बीच में जो ये है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग बिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। ये पहला है। दूसरा, ब्यास और रावी नदी के बीच का जो इलाका है उसको हम बारी दोआब के नाम से जानते हैं। तीसरा, रावी और चेनाब के बीच में, इसको रचना दोआब के नाम से जानते हैं। चौथा, चेनाब और झेलम के बीच में, चेनाब और झेलम के बीच में इसको हम लोग चाज दोआब के नाम से जानते हैं। अब झेलम, यहाँ ये झेलम और सिंधु नदी के बीच में, इसको हम लोग सिंध सागर के नाम से इस दोआब को हम जानते हैं। अब थोड़ा सा लंबाई को देख लिया जाए, किस तरीके से इसकी लंबाई क्या है, विस्तार क्या है भारत में। तो सिंधु नदी की लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर, सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर, चिनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर। याद रखना पड़ेगा कि ये लंबाई भारत में है। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, चूंकि संपूर्ण लंबाई के विषय में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब भारत में कितनी लंबी है इसको हम लोग देखेंगे। रावी नदी 725 किलोमीटर, ब्यास नदी 470 किलोमीटर, झेलम नदी 212 किलोमीटर, सतलज नदी शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब आगे हम बढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले हम लोग कंक्लूड कर दें अपनी चीज़ों को कि हम लोग सिंधु नदी तंत्र का उद्गम, संगम, प्रवेश, निकास, लंबाई, भारत में उसकी लंबाई, उसकी सहायक नदियां, उसके दोआब और उसकी बेसिन कितने भागों में विभाजित है, दोआब क्षेत्र के को विस्तार से पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को। एक प्रश्न आपकी तरफ मैं उछालता हूं, यदि आप उसका उत्तर देने में, कमेंट में आप हमें उत्तर दें
यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगेगा कि नहीं आप जागृत हैं। प्रश्न यह है कि ये सिंधु नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी और कहीं ना कहीं मानसरोवर झील के ही पास से सतलज नदी भी निकलती है। ये तीनों नदियां एक जगह से निकलती हैं, कहीं ना कहीं इनका उद्गम स्थल आसपास ही है, इसलिए हम लोग इनको एक साथ करके पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि इनको पृथक कौन करता है, ये अलग कैसे होते हैं, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इसके अंत में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र को पहले हम लोग देख लें कि सिंधु नदी का उद्गम ऐसे, और ये यहां आकर के ऐसे मुड़ती है, और फिर ये इस तरह से यहां आकर के इधर से आने वाली अपनी छोटी बहन गंगा में मिलती है। बहन छोटी जरूर है लेकिन इसका विस्तार बड़ा है, ठीक है। तो ये इसके साथ मिलकर के दोनों बहनें एक हो जाती हैं, और एक जब दोनों बहनें एक होती हैं तो एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये डेल्टा कैसे बनाते हैं, दोनों बहनें खूब रोती हैं कि बहन देखो हमारे और तुम्हारे बीच में, तुम भी पूरब की तरफ चली, हम भी पूरब की तरफ चले, लेकिन हमारी मुलाकात यहाँ आकर के हो रही है क्योंकि बीच में हिमालय आ गया, क्या करें। तो अंत में यहां आकर के हमने हिमालय को काटा, और जब यहां हिमालय को हमने काटा तो इसको दिहांग गार्ज के नाम से जाना जाता है। हिम्मत नहीं छोड़े, तुमसे मिलने की इच्छा थी तो आकर के मिले। अब देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों को हम लोग एक क्रम से देखेंगे। लोहित, दिहांग। अब इसको इस तरह से हम लोग देखें कि आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल करके अचानक आप ऐसे मुड़ रहे हैं, तो कौन सी नदी दाहिने तरफ आएगी, कौन सी नदी बाएं तरफ आएगी, हम इंडिकेट कर रहे हैं, आप इसको देखें। फिर आगे चल करके इसको हम देखेंगे। जब ये नदी ऐसे आ रही है तो ये इसका राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, लेकिन जब यहाँ से ये मुड़ रही है तो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। तो दाहिने तरफ से जो नदी आकर के इसमें मिल रही है ये लोहित, दिहांग। ये बाएं तरफ से मिलने वाली सुबनसिरी, कामेंग, बेकी, मानस, और ये जलढाका, और ये तीस्ता रिवर। इस तरह से ये एक विस्तृत सहायक नदियों का एक समूह भी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम वहीं से शुरू करेंगे, उद्गम संगम जो पॉइंट हमने सिंधु नदी में पढ़ा था वही पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी आंगसी ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, आंगसी ग्लेशियर से। और कहाँ इसका संगम है, तो संगम इसका है ग्वालंदो के निकट, पद्मा के साथ मिलकर के ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। विस्तार चूंकि तिब्बत से निकल रही है तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों में इसका विस्तार है। कुल लंबाई 2900 किमी तथा भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश के सादिया जिले के पास, इसको दिहांग महाखंड के बाद यह भारत में प्रवेश करती है नामचा बरवा के निकट। और सादिया के पास जब दिबांग और लोहित जब आकर के इसमें मिलते हैं तो यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब ये धुबरी के निकट पहुंचती है और धुबरी से जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है जमुना। इसका मतलब कि ब्रह्मपुत्र कई विभिन्न नामों से जानी जाती है। तो आइए देखते हैं इसका विभिन्न नाम क्या क्या है। विभिन्न नामों से पहले, चूंकि ये जब धुबरी के पास पहुंचती है, अभी तो इसको हम देख रहे हैं इसी तरीके से कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को हम लोग देखें तब इसके विभिन्न नामों को हम लोग देखेंगे। एक क्रम से चलना पड़ेगा हम लोगों को। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां दिबांग, लोहित, धनश्री और कापिली। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, मानस, कामेंग, संकोच, तीस्ता और सुबनसिरी। ये इसके दाहिने तरफ से मिल रही हैं। अब कुल सहायक नदियों को जब हम देखते हैं तो दिबांग, लोहित, ससरी, निम्न दिहांग, सुबनसिरी, धनश्री, मानस, सरकोश, तीस्ता, कापिली और दिहांग। अब इसके विभिन्न नाम को हम देखेंगे। विभिन्न नाम क्या है, तो जब ये तिब्बत से निकल रही है, ये
जब यहाँ ये तिब्बत से निकल रही है तो यहाँ तक का जो एरिया है हमारा, ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से इसको जानते हैं, कहीं कहीं इसको यारलुंग भी हम कहते हैं, लेकिन जो जानकारी है वो सांगपो के नाम से तिब्बत में जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानते हैं। गार्ज कौन सा बनाती है? तो जब ये यहाँ पहुँचती है, इस तरह से जब ये आपकी नदी यहाँ पहुँच रही है सदिया के पास, तो ये ऐसे ये गहरे गड्ढे का निर्माण यहाँ करती है नामचा बरवा के पास। उसको हम जानते हैं दिहांग महाखड्ड के रूप में। अपवाह तंत्र क्या है? तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में विस्तृत है, और यह नदी बेसिन मानसरोवर झील में मरियन लाभ दर्रे द्वारा पृथक होती है। प्रश्न का उत्तर संभवतः आपको मिल गया होगा। यदि आप जागृत हैं तो मेरा प्रश्न क्या था वो आपको याद होगा। उसका उत्तर यही है, मरियन लाभ दर्रे द्वारा ये पृथक होती है। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, मरियन लाभ दर्रे द्वारा पृथक हुई, धोबरी के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, आगे आकर के ग्वालंदो के निकट ये पद्मा में मिल करके एक डेल्टा का निर्माण करती है। मैं चाहता हूं कि इस डेल्टा को हम लोग इस पर देखें कैसे। यहां से ये आकर के यहाँ ये धोबरी के निकट ये जब बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, फिर आगे बढ़ करके ये इसका संगम है ग्वालंदो। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, और इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, और ये डेल्टा सुंदरी ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से आज का जो नदी तंत्र का जो विषय था, जो टॉपिक था, वो हम लोगों का समाप्त हुआ। मित्रों, आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे गंगा के अपवाह तंत्र को लेकर के, गंगा नदी तंत्र को लेकर के। उसमें भी इसी तरह से डिकोड एग्ज़ाम की टीम आपको पूरा फैक्ट देने का प्रयास करेगी, पूरा नोट्स देने का प्रयास करेगी। इसके बाद हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जलवायु। तब तक के लिए नमस्कार।